जानबूझकर मैंने एक ऐसा लिबास पहना था जो शायद मैं ज़िंदगी में पहनने का सोच भी नहीं सकती थी, और इस सब के पीछे एक मकसद छिपा हुआ था। मुझे इम्तिहान लेना था कि मेरा नौकर मुझसे कितना वफादार है। और फिर एक शाम मेरे नौकर ने सारी हदें पार कर दी, और जो कुछ हुआ वह मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। मेरा नाम अंजू है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो मुझे देखता पागल हो जाता। मेरी खूबसूरती के चर्चे मेरे ख़ानदान में होते थे। जो भी आदमी एक दफ़ा मुझे देखता वो पलकें झपकना भूल जाता। लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदनसीब साबित हुई। ना ही रुपए पैसे की कमी थी और ना ही मेरे हुस्न में कोई कमी थी। मैं 15 साल की उम्र की थी और कोई भी मुझे अपनी निगाह से देखता तो नज़रें झुकाना भूल जाता। मैं घर से निकलती तो सारे आदमियों की नज़रें मुझ पर जमी होती। मेरे इस हुस्न और खूबसूरती की वजह से मेरे माँ बाप को मेरी फ़िक्र सताने लगी थी। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्दी से जल्दी मेरी शादी करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। दरअसल मेरा ताल्लुक़ एक बहुत ही अच्छे परिवार से था, जिसे देखकर हर कोई यही कहता कि परिवार हो तो ऐसा, क्योंकि हमारे परिवार में सब लोग बहुत ही प्रेम से रहते थे। और मेरे माता पिता ने मेरी शादी अपने एक कारोबारी दोस्त के बेटे से कर दी। वो भी बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। जब मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ 20 साल की थी और मैं शादी होकर अपने पति के घर आ गई थी। मेरे पति का बहुत ही आलीशान बंगला था। मेरा पति भी बहुत ही खूबसूरत था। जब हम दोनों साथ चलते तो लोग हमारी तारीफ़ करते और कहते, इनकी जोड़ी तो बिल्कुल दिया बाती जैसी है। ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगता था। हर लड़की की यही तमन्ना होती है, उसका जीवन साथी सुंदर हो। जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा पति मिला था। मेरे पैर तो ज़मीन पर टिकते ही नहीं थे। मैंने अपने मायके में हमेशा तन्हाई में दिन गुजारे थे, पर रवि की मोहब्बत ने मेरी वो कमी भी पूरी कर दी। अब मैं एक चिड़िया की तरह चहकती रहती। मैं अपनी खुशियों में ये भूल गई थी कि आजमाइश जीवन का वो हिस्सा है जिसे हम नकार नहीं सकते। अब मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। अब मेरे सास ससुर के व्यवहार में बदलाव आने लगा था, क्योंकि अभी मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरी सास अब बच्चे की इच्छा जताती, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि हम अपने पोता पोती के साथ खेलें। बच्चा करना मेरे हाथ में नहीं था, ये ईश्वर के रहम से होता है। मेरे पति ने मेरा बहुत इलाज कराया। हमने कोई दरगाह, कोई मस्जिद, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, पर ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। अब मेरी सास मुझसे कटी कटी रहती, न ठीक से बात करती। मैं अपनी सास को बहुत समझाती, माँ जी बच्चा पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। इतना कहने पर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब वो अपने बेटे रवि की दूसरी शादी का सोचने लगी। एक दिन मेरी सास ने मेरे पति से कहा, दूसरी शादी कर लो, इससे तो अब कोई उम्मीद नहीं है बच्चा पैदा करने की। पर मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मेरी सास को साफ इनकार कर दिया, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। पर मेरी सास कहाँ मानने वाली थी। अब उन्होंने मेरे पति पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। रोज़ की झिकझिक से बचने के लिए मेरे पति मुझे दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। मैंने सोचा अब थोड़ा राहत की सांस लूँगी, पर मेरी सोच गलत थी। मेरी बदकिस्मती मेरे साथ एक साए की तरह चल रही थी। एक दिन मेरे पति ऑफिस से घर आ रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। और मैं 23 साल की भरी जवानी में विधवा हो गई। मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब मैं घर से निकली अकेली ही रहती। वो घर अब मुझे खाने को दौड़ता था। रह रह कर मुझे रवि की याद सताती। फिर मैंने सोचा अपने मैके चली जाती हूँ। मैं एक दिन अपने मैके गई, पर कहते हैं ना, बेटियाँ शादी के बाद पराई हो जाती हैं। मेरी भाभी ने ताने मारने शुरू कर दिए। अभी मैं अपने पति की मौत के सदमे से उभरी भी नहीं थी। मेरी भाभी ने
मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। कोई अधेड़ उम्र का होता या कोई तलाकशुदा या फिर कोई 2 बच्चों का बाप। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए अपने पति के घर वापस आई। मेरे पति का बिजनेस मेरे ससुर ने संभाल लिया था। वो मेरे अकाउंट में पैसे भेज देते। मैं बहुत ही नाजुक से पली थी। मुझे काम करने की आदत नहीं थी। घर बहुत दिनों से बंद था तो घर के सारे नौकर काम छोड़कर चले गए थे। बस मेरे पास एक नौकरानी रह गई थी। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो छुट्टी मांग रही थी। मैंने कहा सब नौकर तो काम छोड़कर जा चुके हैं, अगर तुम भी चली गई तो मैं कैसे रहूँगी। वो बोली मेम साहब अब चिंता ना करो, मैं गांव से अपने भाई को भेज दूंगी, आप उस पर भरोसा कर सकती हो, वो आपके साथ रह लेगा। मैं बोली नहीं, पहले तुम अपने भाई को बुला लो फिर चली जाना। वो मान गई। 1-2 दिन में उसका भाई भी आ गया। वो 18 साल का जवान लड़का था। उसने अपने भाई को सब काम समझा दिया। वो बहुत ही फुर्तीला था, हर काम को बहुत ही झटपट कर लेता था। अब नौकरानी भी जा चुकी थी। उसके भाई ने मुझे बताया मेम साहब अब मेरी बहन नहीं आएगी। मैं बोली क्यों नहीं आएगी, वो तो 1 महीने की छुट्टी लेकर गई है। वो बोला क्योंकि मेरी दीदी की शादी तय हो गई है इसलिए नहीं आएगी। सुबह के 9 बज रहे थे। वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। उसने नाश्ता टेबल पर रख दिया और एक जगह खड़ा हो गया था। पता नहीं क्यों मुझे उससे डर लग रहा था, क्योंकि वो जवान लड़का था और मैं भी जवान विधवा थी, ऊपर से हसीन भी। मैं सोचने लगी कहीं मैंने इसे रखकर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मैं उस घर में अकेली रहती थी। मेरे माँ बाप भी मुझसे मिलने नहीं आते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे भूल गए हों। ससुराल वाले तो मुझे पहले से ही नापसंद करते थे। अब सोच रही थी किसी नई नौकरानी का इंतज़ाम कर लूँ, फिर इस लड़के को निकाल दूँगी। एक दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था मैं विधवा हो गई हूँ। उससे गले लगकर मैं बहुत रोई। फिर मैंने उसे अपने मन की बात कही, कोई नौकरानी हो तो बता दो। वो बोली ये नौकर है तो। मैं बोली घर में मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए सोच रही थी नई नौकरानी रख लूँ। वो बोली आजकल नौकरानी के बहुत नखरे हो गए हैं, बहुत ही छुट्टियाँ करती हैं। ये नौकर ठीक है और ये तेरी वफादार नौकरानी का भाई है और काम भी अच्छा करता है। अगर तुझे इस पर भरोसा नहीं है तो इसका एक टेस्ट ले ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे अपनी दोस्त की बात अच्छी लगी और मैंने वैसा ही किया। एक दिन मैंने पैसों से भरा बैग रसोई में रख दिया और मैं बाजार चली गई। 4 घंटे बाद घर आई तो घर पर नौकर नहीं था और ना वो पैसे थे। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। जब मैं अपने कमरे में गई तो मैं चौंक गई। वो पैसे वाला बैग और नौकर दोनों मेरे कमरे में थे। फिर मैं समझ गई ये नौकर पैसों का लालची नहीं है। एक बार फिर मैं उसका इम्तिहान लेना चाहती थी। एक बार रात मैंने रसोई के रास्ते में कुछ पैसे डाल दिए। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मैंने पूछा कौन है। वो बोला मैम साहब मैं हूँ। ठीक है अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गया और बोला ये पैसे वहाँ पड़े थे, पता नहीं किसके हैं। मैं बोली मेरे नहीं हैं, इसे तुम ही रख लो। वो बोला ये पैसे जब मेरे हैं ही नहीं तो मैं नहीं रख सकता। फिर वो चला गया। इससे ये साबित हो गया था वो एक वफादार नौकर था। इस घर में हम दोनों ही रहते हैं और हम दोनों ही जवान हैं। ये सब सोचते हुए मैंने उसका फिर से इम्तिहान लेने की सोची। अगली सुबह मैं नहा धोकर लाल साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो गई थी। रवि के जाने के बाद मैंने कभी भी अपना मेकअप नहीं किया था। लाल साड़ी में मैं बिल्कुल क़यामत लग रही थी। फिर नौकर से कहा 1 कप चाय बना दो। वो चाय लेकर आ गया
और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र भी मुझे नहीं देखा। इस तरह से मैंने उसकी कई बार परीक्षा ली, पर वो हर परीक्षा में पास हो गया। फिर एक बार फिर मैं काले रंग की नाइटी पहनी और बेड पर लेट गई और उसे आवाज़ लगाई। वो सिर झुकाए अंदर आ गया। मैं बोली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सिर की तेल से मालिश कर दो। वो मालिश करने लगा। फिर उसने एक चादर उठाई और मेरे ऊपर डाल दी और बोला, मैम साहब, आपकी ये हरकतें हमें पसंद नहीं हैं, क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ। किसी दिन अगर मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया तो इसलिए आप किसी नए नौकर का इंतज़ाम कर लें। मैं ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। मैं बोली, तुम नौकरी छोड़कर मत जाओ, मैं तो तुम्हें आजमा रही थी। वो बोला, मैम साहब, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और आपके सामने पहाड़ जैसा जीवन पड़ा है। ये समाज बेसहारा औरतों को अपनी जागीर समझता है। आप नौकरों के सहारे कब तक रहोगी? कोई तो अपना होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कर सको। मैं बोली, नहीं, और मेरा भरोसा रिश्तों पर से उठ गया है। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। माँ बाप भाई के साथ विदेश चले गए। उसने मुझे किसी अपने की तरह समझाया। मुझे भी उसकी बातें ठीक लगी। अब वो मुझे अपना सा लग रहा था। मुझे भी उससे प्यार हो गया था। मौका देखकर मैंने भी रमेश से अपने मन की बात कह दी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर दी। मैंने रमेश से शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद ही मैंने एक बेटे को जन्म दिया। शायद पहले पति से मेरी किस्मत में औलाद का सुख नहीं था, पर रमेश ने मुझे माँ बनने का सुख दिया। मैंने अपने बेटे का नाम रवि रखा। मुझे रमेश से अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। वो बहुत ही अच्छा पति साबित हुआ। रमेश कोई और नहीं, मेरा वही वफादार नौकर था। उसी से ही मैंने शादी कर ली थी। मेरा फैसला रमेश को लेकर सही साबित हुआ। एक बार फिर मेरा जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी बताना ज़रूर। थैंक फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।